सर अब मेरे 4 क्वेश्चन लेट मी आप पूछे हैं लेकिन सर ये जो पहले क्वेश्चन की जो इंटरप्रिटेशन पार्शल मुझे थोड़ा सा वो पूछना था। वन स्टूडेंट जी प्लीज। जी सर। सर अगर हमारे पास पहले भी 3 वेरिएबल्स ही थे, बाद में हम लोगों ने एक को ड्रॉप करके एक और नया वेरिएबल ऐड कर दिया। सर मेरी बात सर, पहले आपने कहा था कि हम लोगों ने आर और ऑल्ट बोल्ड लेना है, ठीक है? तो उसमें भी हमने ये देखा कि आपने कहा कि मोर वेरिएबल्स आर न्यू आर, ठीक है सर? अगर हम लोगों ने आर नए भी 3 है, पुराने भी 3 थे, हमने एक को ड्रॉप करके एक न्यू वेरिएबल ऐड किया है, उस केस में आर न्यू हम कोई भी ले सकते हैं क्या? नहीं, उसमें भी काउंटिंग यही होगी जिसमें ज्यादा है। सर दोनों में 3 है, एक को ड्रॉप करके ले लेना है। ये तो किसी और में भी ले सकते हैं। ये भी है अगर हम लोगों ने जैसा कि एक्सप्लेनेशन बताई कि हम लोगों ने जब उसके ऊपर लॉक देने लगे थे तो हम लोगों ने पहले वाले जब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसमें सॉरी सर सबकी रेलेवेंस होती है, क्योंकि फिर वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। फिर जब एक पूछ रहे हैं तो सारे सर जब पहला मॉडल हमारा था उसमें 4 थे, जबकि दूसरे मॉडल में 3 हो गए थे। उसकी तो आपने हमें बता दिया कि हमारा कम और कम्पैक्ट था, मिल सकता है। लेकिन अगर दोनों मॉडल में नंबर ऑफ वैल्यू सेम रहे और चेंज हो रहे तो फिर उसकी एक्सप्लेनेशन हम क्या देंगे कि उसमें चेंज क्यों आई? उसमें आप देखेंगे कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुई है, पहले में नहीं है। ठीक है, तो सर सेम वेरिएबल्स है, एक नंबर ऑफ वेरिएबल सेम है, एक वेरिएबल चेंज है दोनों में ना, उसका हम एक्सप्लेनेशन देंगे कि क्या पीछे वाला ड्रॉप और इसने वाला ऐड होने से आर चेंज हुआ है। नहीं आप देखें कि किसकी बात है, लेकिन लॉग लेने से मैं एक सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ कि पहले हमारे पास 3 वेरिएबल थे कोई से भी 1 2 3, अब हम लोगों ने 3 वैल्यू स्किप करके 1 2 4 डाल दिए, दोनों वेरिएबल सेम है। अब आर चेंज होके कम हो गया है या ज्यादा हो गया है? एक वेरिएबल रिप्लेस किया है। जी सर, तो हम लोग उसकी एक्सप्लेनेशन क्या देंगे कि आर क्यों बढ़ा है हमारा? हाँ, वो अगर रिप्लेस करने आप पहली बात तो ये लॉजिकली आपने कंपेयर करना है, जो आर स्क्वायर ज्यादा है ना उसको आप न्यू कंसीडर करते हैं। ठीक है, ठीक। और दूसरे को आप आर स्क्वायर ओल्ड करते हैं। ठीक है सर। तो जब उसका डिफरेंस है तो उसकी रीजनिंग फिर आप यही बताएंगे कि जो लॉ ट्रांसफॉर्मेशन जो उसके अंदर जो भी ट्रांसफॉर्मेशन आपने अप्लाई की उसने इफेक्ट किया है। ठीक है सर। सर दूसरा क्वेश्चन, सर आपने बताया हमें कि प्राइस है वो रेट में है तो इस वजह से उसको नेगेटिव भी है तो वो सिग्निफिकेंट है, क्या आपने यही बताया? सर मुझे बताया क्या प्राइस के अलावा बाकी जितने भी है जो हमारे करेंसी के अलावा जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो परसेंटेज में होते हैं और प्राइस सिर्फ रेट में होती है? अलावा रेट परसेंट में होता है ना? नहीं सर, जिस अभी आपने कहा कि बाकी सारे नेगेटिव होंगे तो इनसिग्निफिकेंट है, पॉजिटिव होंगे सिग्निफिकेंट है, जबकि करेंसी वाला आपने नहीं ये मैं नहीं कहा। मेरी बात सुने, नेगेटिव पॉजिटिव सिग्निफिकेंट देखते हैं तो उसके एब्सोल्यूट वैल्यू देखते हैं। तो -2 इज सिग्निफिकेंट, ठीक है? -2 इज सिग्निफिकेंट, 2 इज सिग्निफिकेंट। टी की वैल्यू 4 है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। अभी हम बात की थी पहले टेबल में जाके, तो आपने हमें बताया था कि इम्पोर्ट यहाँ पे 7.3 की है तो ये सिग्निफिकेंट है पहले टेबल में, ठीक है? जबकि साथ ही आपने बताया था कि -2 भी सिग्निफिकेंट है क्योंकि ये रेट में है ना? नहीं, इन्फ्लेशन जो है वो रेट में है, ठीक है ना? जी सर। उसमें आप देखें ना ये इंडेक्स था ना, पहले मैं तो इन्फ्लेशन इंडेक्स ही लिया तो ये इंडेक्स अगर बढ़ गया है इंडेक्स कम हो गया, लेकिन अगर आप इसका लॉग ले लिया तो फिर तो वो इंडेक्स जो है वो रेट में कन्वर्ट हो गया इन्फ्लेशन। अपनी बात समझे? ठीक है, समझ आ गया। जब आप कहते हैं ना कि इन्फ्लेशन बढ़ गया है तो 2% से 3% हो गया, ठीक है ना? अगर ये रेट बढ़ा 2 से 3% रेट बढ़ा तो
रेट जब बढ़ता है तो ये उस फंक्शन का स्लोप चेंज हो रहा है। स्लोप जब चेंज हो रहा है और उसका नेगेटिव रिलेशनशिप है, इसका मतलब है इंक्रीज तो कर रहा है ठीक है सर। पहले एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर एडिशन है तो वो -2 से एडिशन है तो 3 का है। जब दूसरे से तीसरे पॉइंट पे गया है तो वो 3 का एडिशन तो है लेकिन 3 का नहीं है, 1 है, 1.5 है, 2 है, 3 से कम है। इसको ऐसे समझें, हम ये जब ये गवर्नमेंट चेंज हुई है पाकिस्तान में तो उस वक्त एकदम पेट्रोल की प्राइस थी 300 भी क्रॉस कर गई थी, डॉलर भी 300 से ऊपर चला गया था। तो हम कहते थे कि 38% पाकिस्तान में इन्फ्लेशन हो गया, ठीक है। अब जबकि हम कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन कम हुई है, इन्फ्लेशन का रेट कम हुआ है, अब 38% नहीं है, 25% है, लेकिन 25% भी एडिशन है, 38% भी एडिशन है। तो ये जो मैं कह रहा हूं कि इंक्रीजिंग एट ए लो रेट या एट डिक्रीजिंग रेट हो रही है ऐसा। हाँ बिल्कुल, कीमतें बढ़ रही हैं, अब उस रेट से नहीं, अब उस रेट से नहीं है जो पहले। ये मतलब सर आप सर जब हमारे एफ के आगे जो SI जीवन है वो हमारे टेबल एंड में स्क्रीन पे लिखा हुआ आता है 000 बी ऊपर आ जाता है, तो ये स्क्रीन पे लिखा जाता है, इसको तो हमारा पूरे का पूरा मॉडल सिग्निफिकेंट ऐसी बात जी सर। तो हमारा आगे 000 लिखा है तो हमारा पूरा मॉडल सिग्निफिकेंट है, पूरा मॉडल का सिग्निफिकेंट का मतलब ये है। सर यही हाईलाइट करें जो आप बता रहे हैं। इसका ओवरऑल सिग्निफिकेंस को मेजर करता है। इसका मतलब ये होता है, इसका नल हाइपोथेसिस अगर आप रिकॉल करें, मैंने लिखा था बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2 इक्वल टू बीटा 3 इक्वल टू ऑल इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0। व्हाट डज दैट मीन? ये तो सिंबॉलिक है ना। इसका मतलब ये है कि the factors affecting inflation which you have considered for your model jointly they determine, they do cause inflation, jointly they do cause inflation। F plus आपको अलग अलग से नहीं बताता, overall goodness of model, only joint effect of independent variable is explained by that। अगर इंडिविजुअल इफेक्ट देखना है तो देन वी यूज P टेस्ट। सर अभी आप बताया था कि जो और आपको क्वेश्चन खत्म हो गया कि पार्शियल पार्ट वाला भी मुमकिन है आपको भी क्वेश्चन इंडिविजुअल इफेक्ट क्या क्या यूज करते हैं? P सर जिस तरह F का 4 है, T का क्या है? 2। अगर आपको सिग्निफिकेंस या प्रोबेबिलिटी नहीं दी है, अगर प्रोबेबिलिटी दी हुई है तो सर एकदम क्या आपको एक बार सिग्निफिकेंट को थोड़ा क्लियर कर दीजिएगा, उस बाकी क्या नहीं पहले पहले वापस किया। ठीक है सर। सिग्निफिकेंस मेजर करते हैं तो उसकी यानी जो हम टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी 5% है। If probability is less than 5%, हम कहते हैं significant। Significant मतलब ये होता है कि your assumption about the variable that it does not affect dependent variable is rejected. And you are assuming as if this particular independent variable did not affect the dependent variable. And you were wrong when its probability is less than 5%. अब इसको इसके इक्विवेलेंटली अगर T की वैल्यू 2 है तब भी यही मतलब होता है, क्योंकि 2 अगर प्रोबेबिलिटी नीचे जाएगी तो 5 से 2 7 हो जाता है। नहीं, T की वैल्यू बढ़ेगी। अगर प्रोबेबिलिटी नीचे जाती है तो प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी नीचे जाती है तो T की वैल्यू बढ़ती है। तो वह आपकी
एट ए टाइम एक चीज को देख सकते हैं। When you are looking at the probability and you see it is less than 5% significant. And if you are looking at the p-value and you are ignoring I, the probability is not given, and you are looking at it, you are comparing to look at the value of p. So if p is more than 2 equal to 2, significant. Significant का मतलब यह है कि you are rejecting the null hypothesis. And null hypothesis क्या है कि ये जो independent variable है, ये dependent variable को इफेक्ट नहीं करता। ये आपका null hypothesis है। जब significant आ रहा है तो आप कहते हैं कि नहीं ये इफेक्ट कर रहा है। इस बात को समझें। ठीक हो गया। इसी तरह F के लिए सिर्फ ये वो इंडिविजुअल है, ये जॉइंट है। सर अब हमारे पास प्रोबेबिलिटी की अच्छा सर सबकी क्वेश्चन आंसर होंगे सर मेरा प्रोबेबिलिटी कोई मसला नहीं है। प्रोबेबिलिटी भी गिवन हो और हमारे पास टी टेस्ट भी गिवन हो फिर आप इसको प्रोबेबिलिटी को प्रेफर करें, प्रोबेबिलिटी को प्रेफर करें, प्रोबेबिलिटी को प्रेफर करें, प्रोबेबिलिटी को प्रेफर करें। 5% से लेस याद रखें। अच्छा सर प्रोबेबिलिटी एक एवरेज 5% हम लोगों ने एस्टिमेट है कब स्टार्ट करना है प्रोबेबिलिटी एवरेज 1%, 5%, 10%। 5% एब्सोल्यूट 5% वो एवरेज नहीं होती। सर इसीलिए कह रही हूं ना यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ना भी गिवन हम 5% कंसीडर करेंगे ना। बेसिक स्टैटिक बना के 1% पे गले 2 स्टैटिक बना के 10% पे ये सर कह रहे 5% ही रखनी है नहीं आप बोले ना उसके वरना वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर नहीं होगी। सर हमें भी मतलब इंटरेस्टिंग हो रहा है। हाँ अगर आप और रिपीट करें। सर मैंने कहा कि अब आपने कहा है कि प्रोबेबिलिटी और टी टेस्ट से प्रोबेबिलिटी को प्रेफर करें। अब प्रोबेबिलिटी इस बहुत स्टेबल में हमें प्रोबेबिलिटी का कैसा आइडिया होगा? अगर ये लोग कह रहे हैं 1% होती है 5%, आप कह रहे हैं 5% होती है और मैंने कहा 5% सर मुझे 5% नहीं पता, मुझे 5% का पता था। 5% और लेस जी सर ये पता है सिग्निफिकेंट 5% और लेस 5% मैक्सिमम है। यस सर सिग्निफिकेंस के लिए। So sir, why you are not saying 1 and 10? Why you are not considering them? Yes, sir. 1%, 10%, क्योंकि हम लोग अक्सर वो टेबल पे सिग्निफिकेंट करने के लिए 1 पे नहीं आ रहा 5 पे चले 5 पे नहीं आ रहा फिर हम 10 पे चले जाते हैं। जैसा 10% 99% कहते हैं ऐसा नहीं करना। 2.58 और नहीं 2.5 वो मिक्स कर रहे हैं। वो दौर था ना कि 2.5% 5% वो दौर था जब आप टेबल देखते थे। जी यस सर। अब सॉफ्टवेयर जो है एग्जैक्ट आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके बताता है। जैसे उसने एग्जैक्ट आपको बताया हुआ है या मॉडल में देखें आपका ये 0.725% है। जैसे प्रोबेबिलिटी सिग्निफिकेंस मिली आप देखें 0.000। अब ये 5% तो नहीं है। हम इसको कह रहे हैं कि ये प्रोबेबिलिटी लेस देन 5% है। तो ये कितनी है? 0 सिग्निफिकेंट 0 नहीं है। ये सिर्फ 3 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू रिपोर्ट हुई है। आगे करेंगे तो कहीं कोई 1 होगा या कहीं 2 होगा कोई नंबर। सर कहना है ना। हाँ जी सर ये जो आपने पहले इनकी बारी थी वैसे कैसे अलाउ करें? यस प्लीज सर मैंने उनको कह दिया था ये नहीं सर प्लीज आप जी सर आपने कहा कि जो ओल्ड आर स्क्वायर माइनस न्यू आर स्क्वायर तो डिवाइडेड बाय जो हमारे थोड़े नहीं मैंने ये नहीं कहा सर आर स्क्वायर ओल्ड माइनस आर स्क्वायर न्यू डिवाइडेड बाय यहाँ गलत बोल उल्टा बोल न्यू आर स्क्वायर यस आर माइनस आर स्क्वायर ऐसे ना करें। ठीक है सर। हाँ और सर इसको डिवाइड हमने जो करना है जो टोटल हमारे अभी 7 वेरिएबल 7 से ये जो हमने ऐड किए 4 से करना है यहाँ पे ऐड 4 से ठीक थैंक यू। ये ऐड किया तो ये क्या निकलेगा हमारे पास ये भूल गया ये निकलेगा एफ की वैल्यू आएगी हमारे पास एफ की वैल्यू आएगी जो आंसर आएगा क्योंकि जो लास्ट लेक्चर है जो एफ की वैल्यू दिखेगी वैल्यू ऑफ एफ
ये देखें लास्ट जो लेक्चर था ना, लास्ट फॉर्मूला लिख के कैलकुलेशन करके हमारे पास जो वैल्यू आती है वो एफ की आएगी, तो उसको कंपेयर करेंगे, अगर रिजल्ट 4 से ज़्यादा है तो फिर सिग्निफिकेंट, अदरवाइज नॉन मिल के बैठ कर पड़ेगा हम लोगों को। कैसे करें सर ने कभी 3 घंटे में प्रिपेयर करेंगे। अच्छा, इसको आप भी इसको सीरियसनेस को, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। मैं एक की दाव समझा दिया, जैसे आपने और इकोनॉमिक्स या एडवांस स्टैट ऐसे नहीं करती, इस तरह हम कर रहे हैं। फिर इसको समझने की कोशिश करें, ठीक है। अब वो बातें मुझे कोई इतराज नहीं है, जितने मर्जी सवाल, लेकिन बात बात आप वो सवाल कर रहे हैं जो अंडरग्रेड में भी नहीं होते, प्लीज ऐसे ना करें मेरे साथ। मतलब आप घर जाके नोट्स खोलते ही नहीं है। आने से पहले तो पढ़ते हैं मोटा मोटा कैलकुलेशन। ये एक आर्टिकल होगा, सॉरी आर्टिकल न्यू माइनस आर्टिकल ओल्ड डिवाइडेड बाय, मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ वेरिएबल एडिशनल वेरिएबल, ये नंबर ऑफ एडिशनल वेरिएबल, ये डिनोमिनेटर में क्या माइनस आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर न्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। नए मॉडल के अंदर, नए मॉडल के अंदर सैंपल साइज माइनस नंबर ऑफ के टोटल नंबर ऑफ एडेड वैल्यू माइनस के साथ डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है यहाँ पर एम के, ये डिग्री ऑफ। अब के क्या है, अब के होगा कि जो आपने नए ऐड पैरामीटर इन द न्यू मॉडल। इसके हमने ये कहाँ एनोवा टेबल में मेंशन होता है, कहाँ होता है, वो जो आपका रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर के सामने क्लियर फ्रीडम के नीचे एफ को कैलकुलेट करने के लिए सर ये फॉर्मूला लिखते हैं एम माइनस टू होता है। सर ये जो फॉर्मूला है हम एफ को कैलकुलेट करने के लिए, जी जी सही कौन ये एफ की वैल्यू आती है इसमें। अब इसका तो प्रोबेबिलिटी आपको गिवन नहीं हो सकती ना, जो रिजल्ट एस्टिमेट कर रहा है सॉफ्टवेयर वो तो नहीं बताएगा आपको। इसका जो भी ये एफ की जो वैल्यू है इसको कैलकुलेटेड वैल्यू, सी मींस कैलकुलेटेड वैल्यू, पूरा क्या है, अगर ये 4 से ग्रेटर आता है तो आपका डिसीजन होता है कि सिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंट का क्या मतलब है, न्यू variables have played significant role in change in equation. Equation हमारा टीवी था, in the variation of equation, new variables have played significant role. ये फॉर्मूला पहले लिखा हुआ है, दोबारा कोई ना कुछ तो है सर आखिरी ये जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3 से रिलेटेड है 4 से था, आंसर है 4 का, इसका आंसर है। चलो ठीक है, क्या सोच के पूछ ठीक है हैं सर। अब और भी क्वेश्चन पूछ हिम्मत नहीं। सर मैं थोड़ा सा बस एक मासूम माना क्वेश्चन ये मेरे चाइल्ड क्वेश्चन है सर, ये आपने जो इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेन की थी हमें पार्ट एंड पार्शियल की थी, तो मैं उसको लिखते लिखते मुझसे पार्ट वाली थोड़ी सी तो ये पार्ट और पार्शियल में हम लोग ये बात करते हैं कि जिस टाइम हम लोगों ने रिस्पेक्ट ऑल वेरिएबल्स को हम लोग अंदर से रिमूव करते हैं फ्रॉम द डिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज कॉल्ड द पार्शियल
मैं वो स्पेसिफिकली आपको बता रहा हूँ। मैं लिख लेती हूँ सर। मसलन अगर आप हैं मॉडल टू पे आते हैं, मॉडल टू के आप पहली बात ये है कि हाँ बार आजकल मेंशन अंडर जो टेबल है ना आपको कोएफिशिएंट्स उसी के अंदर पार्ट मेंशन जिसके सामने है फॉर एग्जांपल 1 है, जैसे ये LPMD US 100 के सामने पार्ट को रिलेशन है 0.4 लिखा हो मिल गया। Yes, sir. What does that mean? It means removing the effect of other two variables. वो कौन से हैं? Instability और exchange rate है। इस टेबल में टोटल 3 वेरिएबल्स है ना? जी सर। तो जिसके सामने हम बात कर रहे हैं इसका मतलब है कि इस वेरिएबल से यानी ये जो 0.481 लिखा हुआ है आफ्टर रिमूविंग द इफेक्ट ऑफ instability variable, exchange rate variable, whatever is left over, इसको residue कहते हैं, that has been correlated with the actual value of the dependent variable. Dependent. सर ये जो पार्ट को एक मिनट कम हो पार्ट को रिलेशन की बात कर रहे हैं। पार्ट को रिलेशन में एक में से इफेक्ट निकालते हैं, दूसरे में से नहीं निकालते। सवाल ये है कि किस में से निकालें, यहाँ किस में से निकाला गया, यहाँ पे जिसके सामने लिखा हुआ है उसमें से निकाला गया, डीबी में से नहीं निकाला गया। ठीक है, ये आप उस शीट को जाकर देखेंगे ना, जो मैंने एक्सेल में क्लास में स्टेप्स इफेक्ट निकाल के फिर हमने निकाला उस वक्त में DBIB का जिक्र नहीं किया, मैंने उसके बाद डायरेक्ट करके बताया कि ये सिस्टम कैसे कर रहा है। हम जैसे एक्सेल स्टेप में करते हैं, एक में से निकालते हैं, दूसरे में से नहीं निकालते, तो ये पार्ट हो गया, दूसरा ओरिजिनल होता है। सर अभी जो मुझे समझ आया है यू आर सेइंग कि वी विल रिमूव द इफेक्ट ऑफ 2 अदर वेरिएबल फ्रॉम ये जो हमारे पास US 100 की वैल्यू आई है, और वो 2 वेरिएबल कौन से, इंस्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी वाला वेरिएबल और दूसरी, इन दोनों को हम लोगों ने इसमें से रिमूव किया, लेकिन हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल में से इसके इफेक्ट को रिमूव नहीं करे। दिस इज कॉल्ड द पार्ट कोरिलेशन। ठीक है सर, अब सर ये पार्ट शुड प्लीज। जी सर। सर ये भी क्या है पार्शियल कोरिलेशन में हम लोग जो करते हैं इसमें वी विल रिमूव इसी पॉइंट पे आप रुके ना, इसी पॉइंट पे आप 7 वाले कॉलम पे आ जाए, पार्शियल के नीचे 0.484 मिल गया। जी सर। दिस 0.484 क्या बता रहा है? दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन ये PMT US 100 and PDT 100 after removing the effect of now we are 2 removing variables। पूरी बात सुनने मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, अभी तक पूरा सुन लें। We are discussing 0.484. This is the relationship between PMT US 100 and PDT 100 log value MP after removing the effect of stability and exchange rate from both the variables. After removing the effect of these 2 variables from both जो ऊपर हमने डिस्कस किए हैं PMT US 100 and PDT 100, दोनों में से बाकी 2 वेरिएबल्स, हर एक में से बाकी 2 वेरिएबल्स का इफेक्ट निकालने के बाद 2 रेजिड्यू है, उन 2 रेजिड्यूज को जब कोरिलेट किया जाता है, दिस इज पार्शियल कोरिलेशन। Now can you repeat मुझे समझ आ रहा है? Now this is the relationship between this the choosing variable जो हम लोगों ने लिया है US $100 and the dependent variable which is 100.
after the removing of the factor of stability वाला variable and changing it जितने भी variable दोनों one by one कर लिए दोनों में से निकाला जो रेजिडुअल बचता भी है फिर उन दो रेजिडुअल्स का सर जीरो ऑर्डर जो कोरिलेशन होती है वो सिंपल एसोसिएशन वो सिंपल का और रिमूवल और इसको सर इंटरप्रिटेशन कैसे लिखते हैं हम फॉर एग्जांपल जीरो ऑर्डर कोरिलेशन जो ये 01312 मिल गया जी सर 312 लिखा होगा तो इसका सिंपल मीनिंग है कि इट इज द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन BMT100 and BDT100 It's the only extended relationship between DV and IV. Without removing the effect of any other variable, without removing the effect. Thank you so much, sir. और कोई क्वेश्चन? क्लियर हो गया? ये मॉडल अगर आप जो ना घर गए और रास्ते में बेगम ने कहा कि रास्ते में दही लेते हैं सर 2 घंटे बाद दीजिएगा, मैं 2 घंटे में मंगला पहुंचूंगी, उसके बाद नहीं आज देंगे, आज नहीं दे रहे 2-3 दिन के बाद। आज नहीं करूँगा मैं, ऐसे नहीं करूँगा। आप प्लीज इसको सीखें। ये जो करना है इसी कोर्स में आपके साथ करना, मैंने कुछ नहीं करना। सर हम ये हैंड फॉर्म में लिख के सारा दे दें सर आपको? नहीं, वो कह रहे कंप्यूटर पे लिख के रख लेंगे, जब कर दे तो सब फिर अपलोड कर आप घर जाके यस सर ठीक है। तो वो क्या बात करना तो आप कंप्यूटर उठाएं सारा लिखें। यस सर अभी तो नहीं दे सर इतने अच्छा कोई नहीं आता सर। व्हेन ही वाज डूइंग हिज पीएचडी उनके भी 4-5 बच्चे थे, तो मैं अपनी वाइफ को कहती हूँ घर का चक्कर लगाओ लेके जाओ, तो सुबह उनको वहाँ पर भिजवा दिया, तो जाके ना 1-2 महीना रह कर आए। एंड मौलवी साहब एक चैनल आपने लिया है तो उसको सीखना है, वरना फिर बार रखिए। अगर आप इस पे मेहनत नहीं करेंगे आप 10 साल अड़े रहेंगे। यस सर अभी कर लेंगे अच्छा हो जाएगा, इसके बगैर नहीं हो सकती। अब इसमें क्या किया गया 3 मॉडल, मैं आपका इसको 3 मॉडल क्यों एस्टिमेट करके आपको देती है सर, क्योंकि कंपैरिजन हो जाता है कि ज्यादा वेरिएबल है तब भी क्या होगा। नहीं देखिए पहले मॉडल में कोई लॉक नहीं हमारे प्रोफेसर ही इसने कहा कि इसका कोई आउटलायर जो होते हैं। मैं नहीं कहा था सर, मेरे रिसर्च में मेमोरी ठीक है। तो मैंने बताया था कि वो इन चीजों को हम हैंडल करते हैं और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसा कि बहुत सारी बीमारियां हैं, उन बीमारियों को ठीक करते हुए हम आगे चलते हैं। एक अच्छा मॉडल जिसको हम टेक्निकली वी कॉल इट रोबस्ट रिजल्ट्स। रोबस्ट रिजल्ट्स एफिशिएंट रिजल्ट्स की तरफ जाने के लिए हमें बहुत सारी चीजें साथ साथ करनी होगी। ओरिजिनल वैल्यूज की बजाय लॉग वैल्यूज, नेचुरल लॉग, रेशो, फाइनेंस में रेशो, इसी तरह और कोई मतलब रेसिप्रोकल से या कोई 100 से मल्टीप्लाई ऐड। ये जो 100 आपको नजर आ रहा है, ये अच्छा ये आप ये 100 में देखिए ना, पीएचडी पूरा पैकेज है, पूरा एक पैकेज है जिसको आपने सीखना होता है। ये डाटा ये ऐसे नहीं है लोग उसको मशीन में डाला और एस्टिमेट करके रिजल्ट्स निकाल दिए, नहीं ऐसा लोग नहीं करना चाहिए। कल किसी डिफेंस हो गए सुबह मैं एग्जामिन डालू, सुबह उसकी क्लास होनी है वो बस आपको मुझे समझ नहीं आ रही वो क्या वो स्टूडेंट करेगा क्या, आपका सिर्फ फेल है वो क्या करेगा, इससे बाहर से रिव्यू हो गया
10 बजे एक जगह खरीदते बंद, तो यही मसले मसाए हैं जो ठीक नहीं करवाते या सीखते नहीं, या उसको जल्दी समझता है सर ये दे दें ये ना दें कर लेंगे ये बस, तो वो फिर सर सही नहीं होता, फिर आगे जाके कहीं बस चल रहा। ये जो लॉक ट्रांसफर इसलिए की गई है कि अगर डेटा के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो लॉक ट्रांसफर ठीक हो जाएगी, रिजल्ट ठीक हो जाते हैं। इसी तरह जिनको हम कोडिंग में कन्वर्ट कर लेते हैं तो उसके रिजल्ट ज्यादा मीनिंगफुल हो जाते हैं। स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी अदरवाइज कैसे मुझे कोडिंग हमने कहा कि जब पाकिस्तान के अंदर पैसा आ रहा है तो हमने कहा कि इसका मतलब मसला है, बाहर से पैसे ऐसे नहीं आ रहे। तो जब पाकिस्तान से बाहर पैसा भेज रहे हैं, गवर्नमेंट भेज रही है, लोग हम वापस लोन वापस कर रहे हैं, तो कुछ हालात बेहतर हो गए। आपने किसी से कर्जा लिया वो जब आप वापस करते हैं तो हालात बेहतर होते हैं, वापस करते हैं, वरना तो नहीं कर सकते। तो ये यही चीजें यहाँ पे आज मैं आपके साथ मैं भी बता दूं, एक तो ये अपलोड करूंगा, ये आपने करना है। जब ये आ जाएगी एक मॉडल मैं आपके साथ इसमें से ऐड करूंगा जिसमें वेरिएबल भी होगा और उसका स्क्वायर होगा। वो क्यों नॉन लीनियर सर, नॉन लीनियर मैं बताता हूँ क्यों। ये जो हमें नजर आ रहा था ना किसी मॉडल में, वो जो मैं कह रहा था कि ये तो नेगेटिव आ गया, इसको तो पॉजिटिव होना चाहिए। हाँ सर, इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी मैंने सप्लाई करा नहीं सर, इंस्टेबिलिटी स्टेबिलिटी आप कह रहे थे कि ये ज्यादा अगर इंस्टेबिलिटी है सर मनी सप्लाई का था जो बार जिसका था ना, जिसमें मैंने कहा था कि इंक्रीजिंग एट स्लो रेट या डिक्रीजिंग रेट। वो इंफलेशन। अब इसको ये तो एक हमने रेट को क्या दिया ना, अब इसको हमने कंफर्म करना है कि वाकई ऐसे है, तो फिर हमें वेरिएबल की वो असल शक्ल भी रखनी होती है और उसका स्क्वायर फॉर्म भी उसके अंदर लेके आता है। फिर हमें उसके बीटा से जो उसका कोऑर्डिनेट होता है स्क्वायर का बीटा, वो अगर नेगेटिव आ जाए तो फिर ये बात कंफर्म हो जाती है कि इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट, और वो अगर पॉजिटिव हो तो फिर हम कहते हैं नहीं इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। इन दोनों का मतलब इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट का मतलब ये है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि पहले 38% इन्फ्लेशन था तो अब 25% इंक्रीज तो है लेकिन रेट कम हो गए, 38 से 25 पे आ गए। इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट का मतलब ये होता है पहले अगर 38% था 39 48, तो पहले से यानी इंक्रीज है कम। पहले हम कह रहे हैं कि इंक्रीज है स्लो रेट में यानी 38 की बजाय 25, उसको हम कह रहे हैं 38 की बजाय 40, इंक्रीजिंग एट हाई रेट इंक्रीजिंग। ये चीज वेरीफाई करने के लिए हमें स्क्वायर फॉर्म ऑफ द वेरिएबल डालना होगा। इस किस्म के रिजल्ट्स होंगे। पहले एक एग्जांपल के साथ मैं दे दूंगा, फिर आपको एक मॉडल दिया जाएगा, उसको फिर आप करेंगे। ठीक है, अब आप आ गए हैं तो फिर हमने आपके आगे छोड़ना, ठीक है। आप आगे कोशिश करें सर 9 बजे सर 9 बजे हैं। 9 बजे नहीं अपने पास नहीं, अपने पास